मैं साकिब सलीम आवाज़ द वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भारत के उस सपूत की जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल अदा किया। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, जिन्होंने के 46 साल से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया है और उसके बाद आज वो सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब लिख चुके हैं और अगली किताब उनकी आने वाली है। सोशल मीडिया पर भी अगर सुभाष चंद्र बोस को लेकर सबसे ज़्यादा आवाज़ किसी की सुनाई देती है तो वो प्रोफेसर कपिल कुमार साहब की सुनाई देती है। शुक्रिया कपिल कुमार साहब। जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, 23 जनवरी 1897 तब जन्म हुआ था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आम तौर पर जब इतने दिन हो जाते हैं लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। 75 बरस आज़ादी की लड़ाई को भी हो गए हैं। जब हम बात करते हैं आज़ादी की जंग के सिपाहियों की तो चंद नाम ही याद आते हैं, गांधी, नेहरू या फिर मौलाना आज़ाद या फिर भगत सिंह, और एक नाम जो सबसे ज़्यादा याद आता है उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं। ऐसी क्या वजह है कि सुभाष चंद्र बोस आज भी रेलेवेंट बने हुए हैं, उनकी आज भी बात होती है और आप भी उन पर इतनी रिसर्च आज भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आज भी उन्हें शेयर करते हैं? क्या वजह है कि वो इतने रेलेवेंट हैं? सौकेब, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे आपने कहा कि आज़ादी में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। जितनी भी मेरी शोध इस समय आ रही है और विशेष तौर से अब ये जो नई किताब मेरी आ रही है, पिछली में भी मैंने इस बात को कहा था, लेकिन अब ये और ज़्यादा एविडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज़ादी हमें मिली तो मिली आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की वजह से। और उसका एक मैं कारण बता दूँ आपको। देखिए, 1941 में जो सिंगापुर का सरेंडर हुआ ब्रिटिश आर्मी का, समझिए 85,000 के करीब आदमियों का सरेंडर कोई मजाक नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और मेरे ख्याल उसके बाद का तो सरेंडर सिर्फ नियाजी वाला है बांग्लादेश के अंदर। और उन 85,000 में से करीबन 44,000 जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का साथ छोड़ के, अपनी अंग्रेजी फौज की शपथ को छोड़ के और आज़ाद हिंद फौज में आ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध बंदूक उठाते हैं। ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात थी अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज़ों ने उसको जो है बाकायदा छुपा के रखा। उन्हें जैपनीज़ फाइटिंग फोर्स कह दिया, वहाँ इंडियन लीजन को हिटलर इंडियन फाइटिंग फोर्स कह दिया उस तरीके से। और लगातार इस बात को कि आज़ाद हिंद फौज वहाँ बन चुकी है, इसको छुपाया गया भारतीय जनता से ही नहीं बल्कि अंग्रेजी फ़ौजों से भी, क्योंकि अदरवाइज जो अंग्रेज़ी फ़ौजी लड़ रहे थे वेस्टर्न फ्रंट पे अंग्रेज़ों की तरफ से या एशिया में, वेस्ट एशिया में कहिए, उसका उस पर क्या असर होता आप समझ सकते हैं इस बात। और इसी बात को उन्होंने 45 के बाद भी छिपाने की कोशिश की। जब उन्होंने तय किया कि इनके जो मुकदमे हैं वो सेडिशन पे चलेंगे, डेजर्टेशन पे चलेंगे, जो ज़्यादतियाँ की उस पे चलेंगे और लाल किले में चलाएंगे। बाद में खुद जो मैसन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कहता है कि ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उल्टी बैठ गई इन पे। ये समझ रहे थे कि नेताजी को ये लोग अपमानित कर देंगे, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा था और हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, लाल किले में झंडा लगाएंगे, तो लाल किले को प्रतीक मान करके पूरा आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अंग्रेज समझते थे कि उससे इनको डिमोरलाइज कर देंगे। और ये एक संदेश उन राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए भी था जो सन 45 में आज़ाद हिंद फौज के लिए खड़े हो गए थे। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा कि सबसे ख़ास बात थी कि इतने सारे जो फौजी थे जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे वो एकदम से पाला बदल कर आए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने लगे, अपने वतन के लिए लड़ने लगे। तो इस सब के पीछे एक बहुत अहम सवाल उठता है। जब भी बात आती है सुभाष चंद्र बोस की, लोग एकदम से एक तस्वीर याद करते हैं जिसमें वो आर्मी की ड्रेस में होते हैं। लोग आज़ाद हिंद फौज को याद करते हैं, आज़ाद हिंद फौज से बात शुरू होती है, आज़ाद हिंद फौज पर ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि 4 साल का एक वक्त था जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे। तो जाहिर सी बात है, जो 44,000 आदमी थे ये जब आए होंगे किसी के पीछे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के पीछे, तो कोई क्रेडेंशियल होंगे उस इंसान के। तो आप हमें जरा उनके बारे में बताइए कि उनके ऐसे क्या कारनामे थे कि एक आज़ाद हिंद फौज बन पाई। देखिए, दो कारण, 2-3 फिर बातें आती हैं यहाँ पे। एक तो ये मत भूलिए कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल के अंदर
क्रांतिकारियों के एक अघोषित नेता थे, या अघोषित ना कह के जिसे कहिए कि मतलब अज्ञात नेता थे, सर्वमान्य थे, हर कोई मानता था। नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन जो है पूरा बंगाल का, शरत इनके भाई जो है उनके मुकदमे लड़ते थे और ये उन्हें पीछे से गाइड करते थे। यहाँ तक कि जो कलकत्ता के वॉलंटियर्स बनाए गए थे कलकत्ता सेशन में, उनमें से वॉलंटियर रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप पूरा बना, जिन्होंने मिडनापुर में 3 मजिस्ट्रेटों को मारा। वहाँ यूरोप का मजिस्ट्रेट नहीं आने देते थे वो कभी भी। तो जिस समय ये बात देखिए, और ये कोई नई बात नहीं थी, गदर पार्टी ने 1913 से ही इस चीज़ को लिया था कि 1857 को प्रतीक मानते हुए कि कैसे 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही ने ही उसके खिलाफ विद्रोह किया था, उसको लेकर के भारत की जो अंग्रेजी सेना थी उसमें वो विद्रोह कराने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। रास बिहारी बोस तमाम कैंटोनमेंट घूमे थे। उसके बाद 1915 में आप जानते हैं सिंगापुर में किस तरीके से जो है भारतीयों ने जो है 4 दिन तक अंग्रेजों पर कब्जा कर लिया था पूरा लेकर के। तो ये प्रयास एक निरंतर चल रहे थे। और जब विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो बोस ये कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बोस की भविष्यवाणी कही है कि इस युद्ध का चाहे जो भी नतीजा हो, चाहे इसे कोई भी जीते, अंग्रेजी साम्राज्य नहीं रहेगा। जो बात चाट रहे सच हुई। अब उस तरफ रास बिहारी बोस काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। आजाद हिंद सेना को बनाने में जो रोल है वो गदर के क्रांतिकारियों का है। उसमें राजा महेंद्र प्रताप भी हैं, जापान में मौजूद है। आनंद मोहन साहे भी हैं, इंडियन लीग के जो है। गदर पार्टी के अमर सिंह भी है, प्रेम सिंह भी है। और असली गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन है वो बैंकॉक की उससे होता है, एक छोटी मीटिंग से। एक चीनी चाय की दुकान पे हिकारी कीकन का वो फ्यूजीवारा मीटिंग करता है और उसके बाद में प्रेम सिंह अमर सिंह जाते हैं। लोगों को एक ये गलतफहमी है कि जनरल मोहन सिंह ने आज़ाद सिंह फौज बनाई थी। नहीं, जनरल मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, उनको बनाया गया। और उसके बाद में कुछ दिक्कत आती है क्योंकि जापानियों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिन मतभेदों को लेके मोहन सिंह अलग हो जाते हैं। रास बिहारी कमान संभाल के भोसले के हाथ में देते हैं। और उस समय फिर ये जो पहले से एक बात चल रही थी बोस को बुलाने की, क्योंकि ये मत भूलिए कि 1939 के बाद में ही आनंद मोहन साहे और रास बिहारी बोस ने अपना प्रतिनिधि जो है एक, वो चुपचाप दत्ता इनके पास भेजा था इनसे बात करने के लिए, जो इनसे बात करके गया। और उसी तरीके से आनंद मोहन साहे की जो पत्नी थी सती साहे, वो आई थी और इनसे मिलके गई और उन्होंने वहाँ पे पूरा मैसेज दिया वापस जा करके कि बोस एग्री कर रहे हैं जिस बात को हम कर रहे हैं। जबकि वो बात जब दत्ता तक दत्ता ले गए नेहरू पे और मौलाना आज़ाद पे, तो नेहरू ने तो बाहर निकाल दिया और कागज़ वागज़ फाड़ दिए कि तुम क्या कर रहे हो, ये फासिस्ट हम वो करेंगे और वो करेंगे, वो सब लेकर के। तो ये तय था कि बोस को बुलाया जाए वहाँ पे। और एक बात ये समझ लीजिए, ये भी लोगों को एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो अक्सर कहते हैं कि बोस हिटलर पे गया, नाजी पे गया। बोस जर्मनी कभी नहीं जाना चाहते थे, परिस्थितियों ने मजबूर किया। उनकी जो पूरी प्लान है, वो पूरी प्लान रूस की तरफ से आकर के अफगानिस्तान के रास्ते इधर से हमला करते हुए जीतने की है। उस समय जापान की भी एकदम वो प्लान नहीं थी, उधर ये थी कि वो आए, इधर से ये आए। उत्तम चंद मल्होत्रा जिनके घर पे बोस 1 महीने तक रहे काबुल के अंदर, वो लिखते हैं कि बोस तो नाजी को गाली निकालते थे, मतलब वर्चुअली गाली निकालते थे नाजी को पूरा लेकर के। तो इसलिए लोग इस गलतफहमी में ना हो, ये जो दुष्प्रचार होता है। और इसीलिए बाद में 45 अगस्त में भी वो वापस रूस जाना चाहते हैं। उस समय लेकर प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे पहले भी चर्चा हुई है और बाकी भी दुनिया जानती ही है कि आज़ाद हिंद फौज में क्या हुआ। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, आज़ाद हिंद फौज के फौजी हिंदुस्तान में आए, उन पर मुकदमे चले और किस तरीके से बहुत सारे जैसे ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज के नारे लगे इस देश में, वो सब जानते हैं, मतलब जो लोग इतिहास में थोड़ा भी इंटरेस्ट है जिनका। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है, आपकी जो अगली किताब है वो इसी बारे में है कि जब आज़ाद हिंद फौज के फौजी बाद में हिंदुस्तान आ गए और सब कुछ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, उसके बाद भी आपके हिसाब से आज़ाद हिंद फौज ही वो फोर्स थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो फोर्स थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने आज़ादी पाई। तो अब आप अपनी इस किताब के बारे में बताइए कि ये आर्गुमेंट कैसे आप मैं आपको बताता हूं। जी। देखिए, 1945 में अंग्रेज़ों के सामने स्पष्ट हो चुका था कि वो भारत में नहीं रह सकते।
और जो 1945 के आप रिपोर्ट्स देखिए प्रोविंशियल गवर्नर्स की, इनके जो हैं, वो सेंट्रल प्रोविंसेस का गवर्नर जो है वो तो ये कह रहा है कि मैंने ऐसी स्थिति कभी भारत में देखी ही नहीं, ये तो 1857 का रिपीटिशन हो रहा है। ऑखिनलेक जो कमांडर इन चीफ है वो ये कह रहा है कि अगर हमें भारत में रहना है तो हमें भारत को दोबारा जीतना होगा 1857 की तरीके से, और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपियन सिपाही चाहिए होंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज से उनका विश्वास उठ चुका है, अंग्रेजों का पूरा उस समय बड़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन विश्वास उठ चुका है। नेताजी ने जिस समय ये कहा था कि इफ वी फेल गो एंड सपोर्ट गांधी, स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिर जाके गांधी को अंधाधुंध सपोर्ट करो। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं निकल करके, वो सामने ये आ रहा है कि बाकायदा प्लान के तहत नेताजी ने इनको भेजा, क्योंकि नेताजी ने जितना INA का, आज़ाद हिंद फौज का गुप्तचर विभाग था जो अंडरग्राउंड काम करा करता था और सीधा नेताजी के अंडर में था, उसको सरेंडर नहीं करने को कहा। वो सारे अंडरग्राउंड चले गए थे। यहाँ तक कि 11 अगस्त 1945 में एक चिट्ठी जो मिली जापानियों के नाम कि भाई तुम तो सरेंडर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जितना इक्विपमेंट है, वायरलेस सेट और ये सब जो है रेडियो वगैरह, ये सब हमको दे दो, ये हमारे लोगों के काम आएंगे जो भी संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। और जो ये प्लानिंग है आप देखिए कि भारत में आने के बाद में अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग संगठन बन रहे हैं। कई आज़ाद हिंद संघ बन रहा है, विशंबर दयाल पांडे बनाते हैं इसको कानपुर के अंदर। रानी झांसी रेजिमेंट बनती है इलाहाबाद के अंदर, प्रयाग में, वाराणसी में बनती है रानी झांसी रेजिमेंट। 1945 के बाद जी 45 में हो रहा है नवंबर में, और 50-50 लड़कियां उसमें आ रही हैं और उनको शपथ वही दिलाई जा रही है, आज़ाद हिंद फौज की जो शपथ है पूरी की पूरी। और कई यूथ संघ बन रहा है, मतलब पेशावर से लेके सिंध से लेके नीचे चेन्नई मद्रास तक जो है वहां पे ये संगठन और अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं। मतलब खूबी यह है कि अंग्रेज पकड़ ना पाए कि ये हो क्या रहा है नीचे, और अंग्रेज समझ नहीं पा रहा है। और इन संगठनों के अंदर आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही रिहा हो चुके हैं वो बाकायदा अपनी वर्दी पहन करके जा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकायदा उनको कमांडर बनाया गया है वहाँ पे, और पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है उसके अंदर पूरी की पूरी लेके। और बार बार लगातार ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो भी इससे परेशान है जो हो रहा है नीचे। और अभी तो शायद कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, हो सकता है चुनाव के बाद भी जो है ये कुछ आंदोलन को रूप देने की कोशिश करे या पूरे उसको लेकर के चले। और ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखिए इस पीरियड की, लोग कहते हैं, बहुत इतिहासकारों ने कहा कि सब बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। नेहरू कहते हैं मैं हैरान था कि ये अपने आप इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। मतलब 1857 के बाद इस तरीके की जन जागृति और अपने आप एक आंदोलन खड़ा हो जाना वो भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ था, 42 भी नहीं हुआ था। तो सब हैरान है, अंग्रेज भी हैरान है, कांग्रेस भी हैरान है, सब हैरान है कि ये हो क्या रहा है, और इनको लगातार ये डर है। अब अंग्रेजों की स्थिति ये है, आप ये मत भूलिए, जिन्ना उन्हें सूट करता था जी। सवाल ये है भारत में वो किसको ले, क्योंकि बंटवारा तो उन्हें करना है। अब उसमें उनको एक व्यक्ति चाहिए जो उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है बचा सके, जो उनके आर्थिक इंटरेस्ट को बता सके। और ये जो क्रांति की बात चल रही है, इससे रुख पलट करके नेगोशिएटिंग टेबल पे आकर के एक हमको जो जिसे वो कहेंगे आप सम्मान पूर्वक जो है यहां से बाहर जाने दिया जाए, जो कि होता है क्योंकि डोमिनियन मिलता है। उस दिन कांग्रेस तो यू टर्न ले गई, आज़ादी नहीं है, डोमिनियन स्टेटस है। और दूसरा कि हम कभी बंटवारा नहीं होने देंगे, उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने। और यही नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने आज़ादी लड़के ली है, आप कहते हैं कांग्रेस ने ली है, तो भैया कौन सी ऐसी आज़ादी है जिसमें तुम ये भी एग्रीमेंट करोगे कि जो अंग्रेज भारत में सेवा करके चले गए उनकी पेंशन भी तुम दोगे? कौन सी आज़ादी है जिसमें तुम ये कहोगे उनके जाने के बाद में कि यूनियन जैक जो है वो भारत के झंडे पे लगा दिया जाए, जो गांधी जी ने कहा? कौन सी ऐसी आज़ादी है जो उनके जाने के बाद में भी आप पहला गवर्नर जनरल जो है उनके आखिरी आदमी को बनाओगे? ये सारे दस्तावेज सामने आ गए। मतलब माउंट बेटन को जो प्रपोजल है गवर्नर जनरल बनने का, वो उसके आते ही दूसरी मीटिंग में गांधी देते हैं, और माउंट बेटन कहता है कि मैं हैरान हो गया, एकदम अचानक बात रोक के मुझसे गांधी बोले, हैव यू हर्ड ऑफ द इंग्लिश मैन एंड्रयूज? मैंने कहा हाँ मैंने सुना है। तो बोले तुम एंड्रयूज क्यों नहीं बन जाते, तुम भारत में ही रहो, भारत से ही तनख्वाह लो।
और यही सरकार चलाओ। तो मैंने कहा कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ इंग्लैंड में है, नेवी में और उसमें, और ये तो बंदे किसी भारतीय को जाना चाहिए। तो गांधी कहते हैं ठीक है, जब तुम पे ये प्रपोजल आए तो मुझे उम्मीद है तुम ना नहीं करोगे। दूसरी तरफ फिर बाद में जिन्ना पहुंच जाते हैं माउंटबेटन के पास, उसको ये कहते हैं कि तुम गवर्नर जनरल बन जाओ। तो उसने कहा क्यों भाई? उन्हें भाई तुम गवर्नर जनरल बन गए तो तुम हमारी मदद कर सकोगे, ये कांग्रेसी हमें हमारा जो हिस्सा है पैसे का या सेना का जो है वो सब वापस दे देंगे, नहीं तो ये हमें कुछ नहीं देंगे। तो माउंटबेटन लिखता है खुद कि अच्छा मैं तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। ये उसके इंटरव्यूज में है पूरा का पूरा। तो ये एक चीज बन गई थी। जब आज़ाद हिंद फौज की जैसे हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों में डर था कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इसमें आज़ाद हिंद फौज का रोल किस तरीके से, आप इसे थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए एक बात ये मत भूलिए कि अंग्रेजों को ये डर केवल हिंदुस्तान का नहीं था। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो जागृति पैदा की थी बोस ने, 30 लाख तो भारतीय प्रवासी खड़े हो गए थे उठ के। लेकिन बर्मा का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इंडोनेशिया में जो चला, फिलीपींस, वियतनाम, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो हुआ है उस समय पे, कुछ हद तक चीन भी कह लीजिए आप उसको लेकर के, तो अंग्रेजों का डर ये था कि खाली भारत ही नहीं है, अगर पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और इंडोनेशिया में तो वॉर चली, सिपाही भी भेजे यहाँ से। आप तो जानते हैं किस तरीके से नौसैनिक, भारतीय नौसैनिकों ने जो है रिसर्च में आप ही निकाला वो कैसे उन जहाज़ों से उतार दिया डच सोल्जर्स को और उनको लेकर के। तो ये एक डर लगातार मौजूद था कि अगर बोस आ गए, और आज़ाद हिंद, और खाली अब आज़ाद हिंद फौज का ही डर नहीं था, आज़ाद हिंद फौज के तो 25-30 हज़ार के करीब लोग थे। मत भूलिए कि जिन सैनिकों को भर्ती किया था अंग्रेजों ने दूसरे युद्ध के अंदर और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो भी एक तैयार फोर्स सैनिक देश के अंदर मौजूद था। क्रांतिकारी मौजूद थे, एक्स सोल्जर्स मौजूद थे, और जो नेवल अपराइजिंग में आपने देखा भी तो बल्कि अभी तो मैं हैरान हो गया, इंडियन एयरफोर्स की भी अपराइजिंग, इंडियन एयरफोर्स की भी अपराइजिंग। जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अंग्रेजों की चिंता ये थी। अंग्रेजों की चिंता जो है, मैं कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। भाई मुझे एक कांग्रेसी दिखा दीजिए नेता जिसको जेल में कभी उल्टा लटकाया गया हो, जिसको देश निकाल दिया गया हो। भाई 3 लोग हुए, लाजपत राय, तिलक, और उसके बाद में बोस जिन्हें मांडले भेजा गया। उसके बाद तो आगा खां पैलेस में रखा जाता था भाई। जी, लेकिन एक और चीज़ है, एक चीज़ आपने अभी कही कि उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी और ये होगा और फिर सब आज़ाद होंगे, अंग्रेज़ साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ 38 की स्पीच में एक और बहुत ख़ास बात उन्होंने कही थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था फ़िलिस्तीन का उस ज़माने में, कि फ़िलिस्तीन में अब क्या कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे, और जिस कंट्री को अंग्रेज छोड़ेंगे वहाँ पर पार्टीशन किसी ना किसी बात का करेंगे ताकि जो फ्रीडम का फ़ायदा है वो कंट्रीज़ ना उठा सकें। तो उन्होंने ऐलान पहले ही कर दिया था कि हिंदुस्तान को भी बांटने की कोशिश करेंगे, आपको बंटना नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुभाष थे वो पहले ये देख पा रहे थे कि एक, क्योंकि 38 में जब ये कह रहे हैं, इसमें ख़ास बात ये है कि अभी तक लाहौर रेजोल्यूशन जिन्ना की तरफ से आया नहीं है, तब तक पाकिस्तान की डिमांड भी नहीं हुई है, उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रवैया होना था, और सुभाष चंद्र बोस की क्या हमें समझ में आती है, उनकी हमें फिलॉसफी कैसी समझ में आती है? देखिए एक चीज़ पार्टीशन को लेकर, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जितनी गहराई के साथ सुभाष चंद्र बोस ने विश्व इतिहास को पढ़ा था और यूरोप में क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, उतनी गहराई के साथ हमारे किसी नेता ने उस चीज़ को नहीं पढ़ा। कहा तो बड़ा जाता है कि साहब नेहरू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये और वो थे, और इन चीज़ों को देखते देखते 2 वक्तव्य मैं बोस के यहाँ पे दूंगा। 37 के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई वंदे मातरम को लेके, मुस्लिम लीग ने उठाई, नहीं गाया जाएगा। नेहरू गए, मुकदमा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास। तो वहाँ नेताजी ने कहा कि मैं किसी कॉम्युनल डिमांड को मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं सब मांगे मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस को छेड़ने के लिए डिमांड की गई है, और अगर इस डिमांड को तुम मान लोगे तो कल को ये एक और डिमांड लेके आएंगे, ये रुकेंगे नहीं। आ गई पाकिस्तान की उसके बाद में। और दूसरी चीज़ है, एक सुभाष चंद्र बोस का 15 मई 1944 का भाषण है रंगून रेडियो से,
पाकिस्तान को लेकर, जो सीधी अपील युवाओं से कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं से, और बता रहे हैं उनको कि ये कौन है इसके पीछे पाकिस्तान की डिमांड करने वाले। ये तुम्हारे सारे राजा चतारी वतारी ये जो लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार और वो लोग हैं, और तुम मुझको बताओ कि अगर जिन्ना ने पाकिस्तान बना भी दिया तो तुमको क्या मिलेगा, क्या पाकिस्तान तुमको दे देगा, जो बात आज प्रूव हो रही है पाकिस्तान को लेकर के। तो एक इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नेताजी का जो एक एनालिसिस था, और एक चीज मैं और बता दूं आपको, नेताजी ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि आज़ाद हिंद फौज अकेले 44,000 66,000 लोग जो है वो अंग्रेजी सेना और इनको पूरे भारत को नहीं जीत सकते, जिसपे के मतलब आर्म्स भी नहीं है, बंदूकें भी नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नहीं है, खाने की भी दिक्कत है, सब जानते थे। लेकिन उस जानने के बावजूद भी जो उन्होंने मॉरल ऊपर रखा कि ठीक है फर्स्ट फेज डिफीट हो गई, संघर्ष जारी रहेगा, और उन्होंने कहा उस समय कि जब हमारी आज़ाद हिंद फौज की असलियत भारत की जनता को पता लगेगी तो भारत की जनता एक सॉलिड रॉक की तरह हमारे पीछे खड़ी होगी, जो कि हुआ 45-46 में जाकर। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद आपने अपनी किताब में बताई है कि कैसे हिंदुस्तान की आम जनता तक ये सच्चाई पहुंची कि आज़ाद हिंद फौज जापान की फोर्स नहीं है और कोई फासिस्ट फोर्स नहीं है, और हिंदुस्तान की आज़ादी के अरे बड़ा ये किस तरीके से पहुंची, देखिए ये खबर कैसे पहुंची? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जिसको लोग, क्योंकि सेंसरशिप थी, जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अगस्त 45 से लेके हमारे पत्रकारिता में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो दौर हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया। सारे अंग्रेजों के दबाने वाले कानून, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, एनिमी एजेंट्स रूल, प्रेस एक्ट फलाना को एक दरकरार करके, आप ये देखिए अगस्त 45 के बाद से नेताजी की स्पीचेस छप रही हैं अखबारों के अंदर, उनकी फोटो आ रही है अखबारों के अंदर, जो कारनामे थे आज़ाद हिंद वीरों के वो आ रहा है अखबारों के अंदर, जहां जहां उनका स्वागत किया जा रहा है वो आ रहा है, और जो सेना के लोग चंदा भेज रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के लिए वो छप रहा है। घबराया हुआ है अंग्रेज, और सारे कानून होने के बावजूद फाइल्स की फाइल्स मौजूद है जिसमें अंग्रेज कह रहे हैं हम क्या करें, मौचक्के हैं, और बोले अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो इसका तो उल्टा असर होगा, जैसे ट्रायल्स पे हुआ, तो चुप बैठे हुए हैं दबा करके। कि शायद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फिल्म बनवाई थी उस जमाने में, आज़ाद हिंद फौज कैसे कैसे काम करती है, जिसे हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया तो था। सरदार पटेल लेकर के आए उसको। देखिए सरदार पटेल के पास पहुंची वो फिल्म बकायदा रीगल सिनेमा के अंदर जो है, और तब भारत आजाद भी नहीं था, वो स्क्रीन की गई रीगल सिनेमा के अंदर उस समय, और उस पे उसको पकड़ा भी गया, उसको वो जो मालिक था उसका सिनेमा का, उसको अरेस्ट भी किया गया उसको लेकर के। और यही नहीं, आप ये देखिए कैप्टन रतूरी को, राम सिंह रतूरी को वो सरदार पटेल पैसा दिलवाते हैं कि तुम जाओ पूरे देश में घूमो और जो अपना ऑर्केस्ट्रा बनाओ, और जो आज़ाद हिंद फौज के तुम्हारे गाने हैं पूरे देश को सुनो। तो ये जो उस समय की जो समाचार पत्रों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण वो है उसके अंदर, मैं अभी देख रहा था, अब हम उसको छाप रहे हैं अंग्रेजी के उस पूरे, अभ्युदय जैसा हिंदी का अखबार जो है इलाहाबाद से निकलता है, मालवीय जी का चलाया हुआ, पद्मकांत मालवीय है उसमें, साथी थे नेताजी के, ये उसका स्पेशल एडिशन इंग्लिश में छापते हैं, और उसमें किस तरीके के लेख हैं कि बोस फासिस्ट नहीं थे, ऐसे ऐसे तर्क दे करके उसमें लेख छपे हैं उस समय के, पूछिए मत। और कहते हैं कि दुनिया का कौन सा देश है जिसने अपनी आज़ादी के लिए बाहर से मदद ना ली हो, तमाम एग्जाम्पल दिए। उसके बाद एक एल्फ्रेड वैग की रिपोर्ट है उसमें, ये शिकागो टाइम्स का पत्रकार है, पूरी रिपोर्ट उसने छापी। ये पत्रकार ढूंढ रहा है नेताजी को दिसंबर 45 जनवरी 46 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। आप पढ़िए उस रिपोर्ट को, वो ये कह रहा है कि ये तो कहते हैं कि भाई उसमें प्लेन में डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो ये तमाम एजेंट जो हैं अंग्रेज़ों के और इनके, ये क्यों ढूंढ रहे हैं उनको इन देशों के अंदर, और उनको ऑर्डर क्या दिए गए हैं, शूट एट साइट, जैसे ऑर्डर 41 में दिए थे नेताजी को कत्ल करने के अपने एजेंट्स को, इन्होंने MI5 ने इस्तांबुल में और कैरो के अंदर वही ऑर्डर दिए हुए हैं पूरे के पूरे, और चुन चुन के कलकत्ता से ले गए हैं, जो CID के थे ना इनके, जो नेताजी वगैरह पर नजर रखते थे, उनको चुन चुन के वहां पे ले गए। और साफ कह रहा है
कि अमेरिकी जनरल ने मुझे बताया है कि ये प्लेन क्रैश सब बकवास है, हम इसको बिलीव नहीं करते। वही फ्रेंच कह रहे हैं, वही ब्रिटिश इंटेलिजेंस कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ चाचा जी जो हैं पूरा उसको बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, डेथ हो चुकी है पूरी उसकी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से उस दौर का, पत्रकारिता का दौर। उसके अलावा एक और चीज़ जो निकल कर आती है, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपकी जो आने वाली किताब है उससे भी आते हैं, वो ये है कि उन्हें ये लगता ही था कि पार्टीशन का जो मामला है, ये भी बात होती रही है कि आज़ाद हिंद फ़ौज किस तरीके से यूनाइटेड इंडिया को सामने रखता था। लेकिन जो आज़ाद हिंद के फ़ौज के बाद ये जो 45 से 47 के बीच जो हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, या जो आप कह रहे हैं ग्रुप्स बन रहे थे, क्या इसमें भी वो यूनिटी बरकरार दिखी है या वो तब तक टूट गई है क्योंकि जिन्ना का जोर आ गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है ये, और मैंने इस पे बहुत शोध की है। सिर्फ एक इंस्टांस मुझे यूपी में मिलता है जहां 2 आज़ाद हिंद के मुस्लिम सिपाही जो थे वो मुस्लिम लीग में जाते। अच्छा। और जगह पे मुस्लिम लीग अपना सिर पीट पीट के थक गई है, यहाँ तक कि वो जो दूसरा ट्रायल का केस इन्होंने लिया बिल्कुल कॉम्युनल बना करके, जी। कि उसको लेकर के भी, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ है। और यहाँ तक नौबत आई है, मैं तुम्हें बताऊँ कि नवंबर 45 के अंदर जब कलकत्ता में शुरू हुआ बवाल पूरा इन ट्रायल्स के खिलाफ स्टूडेंट्स की तरफ से, तो इस्लामिया कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ जाके हिस्सा लेते हैं। तो मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी आगे भाषण देता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं हिस्सा लोगे, तुम्हें मालूम नहीं अगर बोस आ जाता तो हमारी पाकिस्तान की डिमांड का क्या होता। लखनऊ में ये हो रहा है। जी। मुस्लिम लड़का है जो मारा जाता है जी। गोली के अंदर चल करके पूरा उसके ऊपर। और तमाम पेशावर में देखिए आप, और जगह पे देखिए, लाहौर का इंसिडेंट है जब ये लोग जाते हैं, शाहनवाज और ढिल्लो और प्रेम सहगल वहाँ पे, और ट्रक के ऊपर लाहौर स्टेशन के बाहर इनको खड़ा किया गया है, लड़की कूदती है ट्रक के ऊपर अपना अंगूठा काट के तिलक लगाती। तो ये जो एक यूनिटी है इस पीरियड की, जिस यूनिटी को देख के अंग्रेज घबराता है, इसको देख के मुस्लिम लीग घबराती है कि ये क्या हो रहा है, और इसको देख के कांग्रेस घबराती है कि इस यूनिटी में कोई नई चीज ना निकल आए, जो लीडरशिप हमारे हाथ से निकल जाए, सत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। और मैं ये प्रूव कर रहा हूं अब कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी तय हो चुकी थी। आप देखिए ना, नेहरू का सिंगापुर जाना, माउंटबेटन ने रिपोर्ट तो जरूर दी होगी, भैया कहां है वो रिपोर्ट, आज तक क्यों पब्लिक में नहीं आई? अंग्रेज तो बहुत माहिर है इस मामले के अंदर, जहां से इनकी दोस्ती शुरू होती है, और वहां भी जो अंडरग्राउंड वगैरह है उसको कराते हैं। खजाना कहां गया आज़ाद हिंद फौज का? मतलब 52-53 तक जो है नेहरू को, हमारा मिशन लिख रहा है जापान से कि ये लोग खजाने को लूट रहे हैं, और नेहरू फाइल पे सीन लिख के छोड़ देता। उसके बाद आप देखिए 46 मार्च में नेहरू जाते हैं ये सिंगापुर, और अप्रैल 46 में नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, मौलाना आज़ाद के हाथों से लेके, जबकि नेहरू का नाम भी नहीं था। और जो प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस के सेशन में मेरठ अधिवेशन में बदलनी चाहिए, वो मौलाना आज से मई नेहरू को दिलवा दी जाती है। और मौलाना आज़ाद ने लिखा भी है गांधी को कि आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया। ये क्या साबित कर रहा है जरा? और बार बार अंग्रेजों के कमेंट मिल रहे हैं। देखिए, मुझे अफसोस एक बात का आता है सौकिब भाई, कि 1976 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम्स छप चुके थे। हमारे इतिहासकारों को फुर्सत नहीं थी, एक इतिहासकार सिर्फ सुमित सरकार ने जो है इनमें से काफ़ी कोट किया है, और किसी इतिहासकार पे फुर्सत नहीं थी कि उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके देख सके। मतलब प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं अंग्रेज तक। अंग्रेजों की एक चिंता थी उस समय, एक, हम सुरक्षित यहां से निकल जाए। उनको सपने आने लग गए थे 1857 के, उनको ही नहीं, उनके परिवारों को। आप ऊटी से मद्रास का जो गवर्नर है उसकी रिपोर्ट देखिए उस समय, उस वॉल्यूम के अंदर, और हम कितनी जल्दी बाहर निकल सके। तो बकायदा इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया कि कितने जहाज से जाएंगे, कितने हवाई जहाज से जाएंगे, कितने कैसे जाएंगे। कोई अंग्रेज नहीं रुकना चाहता यहां पे। और सुनिए, 47 के अंदर जब पार्टीशन का हो रहा है, तो यह फैसला होता है कि जो अंग्रेजी अफसर है ब्रिटिश फौज के अंदर यहां पे, उनका इस्तेमाल कॉमनल राइटिंग रोकने के लिए नहीं किया जाएगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में। मेरी सिर फट गया मेरा उस डॉक्यूमेंट को देख करके, ये क्या हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, और शायद आपकी नई किताब आएगी तो उसे पढ़कर हमें और भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं एक चीज़ कहूँगा सौकिब यहाँ पे आखिर में,
कि मुर्दे, लोग कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, ये गड़े मुर्दे नहीं हैं। आप लोग, हमारे मैनेजमेंट स्कूलों में बड़े बड़े बिल गेट्स वेट्स को पढ़ाया जाता है एज मैनेजमेंट आइकन्स। सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, एक मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ हैं, मोटिवेशन की जो क्वालिटीज़ हैं, इंस्पायर करने की जो क्वालिटीज़ हैं, एक कमांडर इन चीफ की जो क्वालिटीज़ है कि खुद पिट्ठू पहन के महीनों तक फ्रंट के ऊपर भी रहना, डिप्लोमेटिक उसकी क्वालिटीज़ जो हैं। और यही नहीं, स्वतंत्र भारत के बारे में जो दृष्टि है, पहली प्लानिंग कमीशन बोस ने बनाई है ना, जी जी, सारे साइंटिस्ट को लेकर के। जी। और कैसे वो कह रहा है कि ये आज़ाद हिंद फौजी स्वतंत्र भारत की सेना होगी, जिससे कि दोबारा कोई भारत की तरफ उंगली ना उठा सके। तो बोस की महत्ता राष्ट्रवाद को लेकर के, देश के निर्माण को लेकर के, और उसके साथ साथ अपना सब कुछ त्यागते हुए, इन्होंने तो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि साहब शादी भी कर ली, बेटी भी, सब जी जी, मतलब बेकार की बात है। हमने वो किताब छापी है मधुसूदन पाल की पूरा। तो इसलिए, और भाई अगर उनकी मृत्यु हो गई थी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होती है, सब चीज़ गलत साबित हो चुकी हैं आज, लेकिन इनको फिर भी वही राग गाना है पूरे उसको लेकर के, और बहुत चीज़ें सामने, और मैं समझता हूँ कुछ और भी सामने है। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में और कहना चाहूँगा, मूर करके इतिहासकार हैं, वो पौंडीचेरी वाले, उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने जिसमें खुद भी ये कहा है कि भाई ये वियतनाम में ही कहीं रहे मर गए। एक फ्रेंच फाइल है नेताजी के ऊपर, इंटेलिजेंस की, जो वियतनाम में नेताजी की प्रेजेंस उन सबको लेके, उस फाइल को 100 साल के लिए बंद कर दिया गया। तो मुझे बताइए भाई, ऐसी क्या चीज है उस फाइल के अंदर जो 100 साल तक छुपा के रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली किताब में हम उस फाइल के बारे में भी शायद जान सकें। और साथ ही अभी आपने बहुत सारी बातें कही जो आपने कहा कि इस सब के बारे में बात नहीं हुई है, शायद आप तीसरी किताब भी उसी पर लिखने की सोच रहे होंगे। तीसरी तो बैटल्स पे लिखूंगा। तीसरी बैटल्स पर की जो युद्ध हैं, यानी कि पहले ही काम शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली किताब जल्दी ही हमारे हाथ में होगी और हम उसे पढ़ पाएंगे। 100 किताब ही नहीं, इसके कॉमिक्स भी बच्चों को मैं 100 कॉमिक्स निकालूंगा। जी हाँ, ये भी एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि प्रोफेसर कपिल साहब बच्चों के लिए सुभाष चंद्र बोस पर एक कॉमिक्स भी चलाते हैं। आप उसे ढूंढ सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वो मौजूद है, ताकि बच्चे, ये चाहते हैं ताकि बच्चे भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान सके। सिर्फ वही लोग नहीं जो इतिहास में बहुत गहराई रखते हैं, सिर्फ वो लोग भी जो थोड़ा ऊपरी तौर पर देखना चाहते हैं। एक चीज़ मैंने इस किताब में और की है जो आ रही है, इसमें मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो वैसे के वैसे किताब में लगाए। उसका कारण ये है, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे निष्कर्ष को माने। जी जी, मैं चाहता हूं आम जनता इस देश की, हमारे युवा उस डॉक्यूमेंट को पढ़े अंग्रेज के, और फिर अपना निष्कर्ष निकाले कि कौन लड़े थे, किन्होंने अपनी जानें दी थी आजादी के लिए, और कौन केवल नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर कपिल कुमार साहब का, जो आए हमारे शो पर, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और आप ज़रूर अगली किताब भी पढ़िएगा और कॉमिक्स भी अगर हो सके तो आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, और इस बात को समझिए कि सुभाष चंद्र बोस से आज हमारा देश क्या सीख सकता है। बहुत सारे उनसे हमें मैसेज मिलते हैं, सिर्फ राष्ट्रवाद का नहीं मिलता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी मिलता है, आगे कैसे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ कैसे देश को देखना है, ये भी मिलता है। और बहुत से ऐसे उनका कहना है कि लेसन्स मिलते हैं, मैनेजमेंट का मिलता है, लीडरशिप का मिलता है, उन सब की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का। जनाब।